हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं गगन कपूर एक बार फिर से आप सभी का गगन कपूर क्लासेस में वेलकम करता हूं। सर, आज आप क्या पढ़ाओगे? तो बेटे, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा टीएस ग्रेवाल अकाउंटिंग चैप्टर 3, जो आपका थ्योरेटिकल बेस ऑफ अकाउंटिंग जो चैप्टर है, उसमें एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसका नाम है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो क्या होता है कि जो भी स्टूडेंट इस चैप्टर को पढ़ता है, चाहे वो कोचिंग में पढ़ ले चाहे वो स्कूल पढ़ ले, उसके चेहरे ऊपर ना, माथे के ऊपर लकीरें बन जाती हैं ऐसे बहुत सारी। कहता है कि सर ये समझ में ही नहीं आया क्या है। तो कभी वो अगर हम बाकी कोई टॉपिक छोड़ देना तो कहता है कि सर मैं मैनेज कर लूंगा, कोई बात नहीं, लेकिन इस चैप्टर में वो बहुत परेशान होता है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। तो आज का हमारा टॉपिक है, इसमें हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या हैं, आईएफआरएस क्या हैं और इंड एएस क्या है, इन तीन चीजों के बारे में आपके साथ में डिस्कस करेंगे। हालांकि ये बहुत हाई लेवल की आज आपके साथ बातें होंगी, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि ये बातें मैं आपको समझा पाऊं। ठीक है सर, कोशिश करके देखिए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, आप भी कोशिश कर लीजिए। तो आइए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ये हमारी बुक है और हमारी बुक के अंदर ये टॉपिक आ रहा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का, और ये हमारी बुक का पेज नंबर है 3.8। अभी 2020 में ड्यू टू कोरोना वायरस अभी तक न्यू एडिशन मुझे मिला नहीं है, तो मेरे पास ये 2019 का एडिशन है, और जब भी न्यू एडिशन आएगा तो लगभग ऐसी ही बातें होंगी। ठीक है, तो हो सकता है कोई पेज अगर आगे पीछे हो तो आप मैनेज कर लीजिएगा। सबसे पहली बात ये आती है कि सर ये हमें क्यों नहीं समझ में आता, ये टॉपिक क्या है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अभी क्या है कि आप लोगों ने नया अकाउंटिंग को पढ़ना शुरू किया है। हाँ सर, तो क्या हो गया? तो मैंने कहा कि चलो अपने प्यारे प्यारे बच्चों से ये पूछा जाए कि भाई अभी तक आपने अकाउंटिंग के बारे में क्या सीखा। सर हमने सीखा अकाउंटिंग इज एन आर्ट। मतलब ये कोई साइंस नहीं होती कि जिसको हम यूनिवर्सली प्रूव कर देंगे, ये एक आर्ट है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जब भी कोई ट्रांजैक्शन होता है तो हम उसकी रिकॉर्डिंग करते हैं। कैसे करते हैं? हम रिकॉर्डिंग करते हैं सर डेबिट या क्रेडिट फॉर्म के अंदर। ठीक है, और ये डेबिट और क्रेडिट में जब हम इसको रिकॉर्डिंग करते हैं ना, तो इसको हम नाम देते हैं जर्नल एंट्री। और फिर ना इसकी एक मनी मेजरमेंट होती है। मनी मेजरमेंट का मतलब होता है इसकी एक मॉनेटरी वैल्यू निकाली जाती है। फिर ये निकालने के बाद आप क्या करते हैं, आप कुछ और अकाउंटिंग की प्रोसेस लगाते हैं, फिर आप लास्ट में जाके इसके फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, और फिर ये अकाउंटिंग की रिपोर्ट्स बना करके आप उन लोगों को दे देते हैं जिन लोगों को अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है, जैसे कि गवर्नमेंट, जैसे कि इन्वेस्टर्स, जैसे कि शेयर होल्डर्स, जैसे कि कंपनी के एम्प्लॉयज, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। अब क्या हुआ, कोरोना वायरस चल रहा है, अभी चल रहा है। हो सकता है आप जब ये वीडियो पढ़ेंगे तो उस समय तक हो सकता है कि कोरोना वायरस चला गया हो, लेकिन अभी तो ये पेंडेमिक है, और अगर चला भी गया होगा तो हम सबको याद रहेगा, हम कभी भूल नहीं सकते। तो होता क्या है कि जब अभी कोरोना वायरस की अगर मैं बात करूं, तो कोरोना वायरस की वजह से, कोविड-19 की वजह से गवर्नमेंट जो है ना, वो पब्लिक को रिपोर्ट तो देती है, लेकिन पब्लिक कहती है कि ना गवर्नमेंट हमें सही रिपोर्ट नहीं दे रही। क्या कर सकते हैं? हमारे पास कोई पावर तो है नहीं कि हम गवर्नमेंट को बांध पाए। जो रिपोर्ट गवर्नमेंट ने दी वही आपको मानना पड़ेगा। अगर आप कभी न्यूज सुनते हो, हालांकि आपके लेवल पर बहुत ही कम स्टूडेंट होंगे जो न्यूज सुनते होंगे, लेकिन न्यूज सुनेंगे तो कभी नेटफ्लिक्स छोड़ करके, प्राइम वीडियो छोड़ के न्यूज सुनेंगे, तो आपको पता चलेगा कि जो यूएस है वो चाइना से नाराज है। वो कहता है कि तुम हमें सही इंफॉर्मेशन देते नहीं हो। तो क्या कर सकते हैं नहीं देते तो अगर किसी पर्सन से हम रिपोर्ट मांगते हैं और वो रिपोर्ट सही नहीं बनाता, हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन बिजनेस एंटिटी के केस में ऐसा नहीं है। बिजनेस एंटिटी के केस में हम यूजर्स हैं, एम्प्लॉय हैं, गवर्नमेंट हैं, या इन्वेस्टर्स हैं, रिसर्चर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनको बिजनेस की अकाउंटिंग की रिपोर्ट्स चाहिए। तो ये जो बिजनेस है ये अपनी अकाउंटिंग रिपोर्ट्स बनाएगा। तो अकाउंटिंग रिपोर्ट जब ये बनाएगा, क्योंकि ये आर्ट है, कलाकारी है, तो इसकी अकाउंटिंग रिपोर्ट्स बनाने में अगर इसकी कलाकारी बहुत अच्छी हुई तो ये उस अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को मैनिपुलेट कर देगा, ये उसमें मैनिपुलेशन कर देगा। यानी कि कोरोना वायरस की वजह से बिजनेस की परफॉर्मेंस डाउन हुई है, लेकिन फिर भी
अकाउंटेंट तो अकाउंटेंट है, वो अपनी आर्ट में माहिर है, अपनी विद्या में माहिर है, तो वो उसकी मैनिपुलेशन कर देगा और मैनिपुलेशन करके अकाउंट्स को ज्यादा बेहतर तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश करेगा। ऐसा वो कर सकता है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि ये एक आर्ट है, साइंस नहीं है। सर अब इसमें होता क्या है, तो जब भी हम अकाउंटिंग करते हैं, मतलब हम कोई जर्नल एंट्री बनाते हैं, उसकी मनी वैल्यू निकालते हैं, उसकी फाइनल अकाउंट्स में हम प्रेजेंटेशन करते हैं, तो इस आर्ट की वजह से हमारे पास कुछ मल्टीपल ऑप्शंस भी आ जाती हैं। यानी एक काम को करने के, अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के, अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को मेजर, उसकी वैल्यू निकालने के और अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को प्रेजेंट करने के हमारे पास एक से ज्यादा तरीके हो सकते हैं। और उन तरीकों से दो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। एक तो प्रॉब्लम आ सकती है कंफ्यूजन, जो कि स्टूडेंट्स को आती है कि सर ये अकाउंटिंग तो बहुत डिफिकल्ट है, कभी ये कहते हैं ऐसा होगा और कभी ये कहते हैं वैसा होगा, तो सर कैसा होगा? हम दो मेथड क्यों याद करें, एक ही मेथड करेंगे। तो आर्ट की वजह से हमारे पास मल्टीपल तरीके हो सकते हैं काम को करने के। तो एक तो ये परेशानी है, कंफ्यूजन पैदा करता है, और दूसरी परेशानी ये है कि इसके होने से अकाउंट्स जो जनरेट कर रही हैं एंटिटीज, उनके हाथ में ये पावर आ जाती है कि वो इसको मैनिपुलेट कर पाएं। और इसकी वजह से जो यूजर है वो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को कभी भी ज्यादा सीरियसली लेगा ही नहीं। वो कहेगा जी ये तो ऑथेंटिक होते ही नहीं, इनकी तो क्वालिटी होती ही नहीं, क्रेडिबिलिटी होती नहीं। तो ऐसे में कुछ लोग जो अकाउंटिंग प्रोफेशन से सीरियसली जुड़े हुए हैं, उनकी ये ड्यूटी बन जाती है कि इसको किसी भी तरीके से सिचुएशन को हमें इंप्रूव करना है। इंप्रूव कैसे किया जाएगा? इंप्रूव करने के लिए हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं अकाउंटिंग के अंदर जहां पर ये मल्टीपल ऑप्शंस अकाउंटिंग में जनरेट हो रही हैं। तो पहले तो हम वो एरियाज आइडेंटिफाई करेंगे जहां पर ये जनरेट हो रही हैं। क्योंकि अभी इस लेवल पर आपने अकाउंटिंग बहुत ज्यादा पढ़ी नहीं है, इसलिए मैं आपको इसके बारे में बहुत ज्यादा प्रैक्टिकली बता नहीं सकता, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूं। आगे चल के आप एक चैप्टर पढ़ेंगे डेप्रीसिएशन। हालांकि मैं समझा भी सकता हूं आपको कि डेप्रीसिएशन के अंदर कैसे मल्टीपल वैल्यूज निकल सकती हैं, बट वो समझाने से हमारा टॉपिक अननेसेसरीली लेंदी हो जाएगा। सिमिलरली जब आप फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, तो उस फाइनल अकाउंट्स को बनाते हुए हम स्टॉक या इन्वेंट्री की वैल्यूएशन करते हैं। ठीक है, क्योंकि अब आप अकाउंटिंग टर्म्स थोड़ा थोड़ा समझने लगे हैं, इसलिए मैं उनको यूज करना भी शुरू कर सकता हूं, इससे आपकी रिवीजन होगी। अकाउंटिंग टर्म वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था डेप्रीसिएशन। जब भी हम कोई एसेट खरीदते हैं, उसे बिजनेस में यूज करते हैं, तो उससे जो लॉस जनरेट होता है वो है डेप्रीसिएशन। और फाइनल अकाउंट्स में हम इन्वेंट्री की वैल्यूएशन करते हैं। तो हमने ये भी पढ़ा था कि हमारे जो फिक्स्ड एसेट्स होते हैं उनमें एक इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं, उस इंटेंजिबल एसेट्स में गुडविल जैसी टर्म्स आती हैं। तो ऐसे कुछ बहुत सारे एरियाज हैं अकाउंटिंग के अंदर। आपको एरियाज याद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ समझने की जरूरत है कि अकाउंटिंग के अंदर ऐसे बहुत सारे एरियाज हैं जो आप आगे चल के पढ़ेंगे, जिनमें मल्टीपल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हो सकते हैं। उनका कोई लोग बेटर यूज कर सकते हैं, कुछ लोग उनसे मैनिपुलेशन कर सकते हैं, कुछ को उनसे कंफ्यूजन हो सकती है। इसलिए अकाउंटिंग बॉडीज जो हैं, नॉट इवन इन इंडिया, वर्ल्ड वाइड, ये उनकी ड्यूटी बनती है कि वो उसको कंट्रोल करें। और उसको कंट्रोल करने का तरीका होता है कि वो हमें कुछ सेट ऑफ गाइडलाइंस इशू करेंगी कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपने कैसे डील करना है। तो ये क्या कर सकती हैं? ये उन ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स को खत्म भी कर सकती हैं। मतलब ये कह सकती हैं कि आपको इन्हीं दोनों में से एक यूज करना है जब बहुत सारे हों। ठीक है, तो ये जो सेट ऑफ गाइडलाइंस होती हैं, इन्हें हम बेसिकली बोलते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। इसका मतलब ये हुआ कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ये कोशिश करते हैं कि आपको वो उन एरियाज में हेल्प करें जिन एरियाज में अकाउंटिंग में कंफ्यूजन्स हैं, डिबेट्स हैं, मल्टीपल ट्रीटमेंट्स हैं, मैनिपुलेशंस की पॉसिबिलिटीज हैं। ये गाइडलाइंस देके उसको रिड्यूस कर देती हैं, उसको सिस्टमैटिक कर देती हैं। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का काम होता है, जो कि अकाउंटिंग प्रोफेशन से जुड़ी हुई बॉडीज करती हैं। अच्छा, इसके सिवाय भी कुछ प्रॉब्लम आती हैं, वो भी समझ लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब क्या है कि मेरे पास आज समय नहीं था, वरना मैं कुछ पिक्चर्स इंटरनेट से लेके आपको बताना क्या था। मान लीजिए ये हमारी अर्थ है। इस अर्थ के एक एरिया में इंडिया है
किसी एरिया में रशिया है, किसी एरिया में चाइना है, किसी एरिया में यूएसए है, कहीं पर ताइवान है। अब ये ग्लोब से बाहर हो रहा है तो मुझे बताना मत कि ग्लोब से बाहर जा रहा है सर। तो ये जर्मनी है, एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारी कंट्रीज हैं। तो होता क्या है, आज की डेट में एक कंट्री में अगर कोई व्यक्ति बिजनेस लगाता है, कोई बिजनेस एंटिटी बनाता है, तो वो वर्ल्ड की डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में भी अपना बिजनेस लगाता है। इसका मतलब इंडिया के अंदर बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज ऑपरेट कर रही हैं। यानी किसी ने यूएसए से बिजनेस लगाया, किसी ने चाइना से बिजनेस लगाया। आप जानते हैं चाइना की कार कंपनी एमजी हेक्टर हमारे यहाँ पर कार बना रही है। कोरियन कंपनीज हमारे यहाँ पर आकर के कार बना रही हैं, हुंडई है, किया है। और कोरिया की सैमसंग और एलजी हमारे यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स बनाते हैं। ताइवान है, जर्मनी है, फ्रांस है, बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जिनमें आप देखेंगे कि वहां की कंट्रीज इंडिया में ऑपरेट कर रही हैं। और इंडिया की भी बहुत सारी कंपनीज हैं, जैसे कि टाटा है। टाटा चाइना में भी ऑपरेट कर रही है, इंटरनेशनली भी ऑपरेट कर रही है। तो क्या होता है कि जब बहुत सारी बिजनेस एंटिटीज एक दूसरी कंट्रीज में काम करने लगती हैं तो एक प्रॉब्लम और क्रिएट होती है। वो प्रॉब्लम ये क्रिएट होती है कि भाई यूएस के अंदर एक कंपनी है और वो अपना बिजनेस इंडिया में लगाती है, केएफसी है, मैकडी है, कोई भी है। तो इनके इन्वेस्टर एक है। अब अगर यूएस की कोई भी कंपनी आकर के इंडिया में इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी तो भाई इंडिया के अंदर एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा। अब मान लीजिए जैसे एमजी हेक्टर है, या आपकी हुंडई कंपनी है, या किया कंपनी है, सैमसंग है, डेल है, बहुत सारी कंपनी है, ये इंडिया में आके अपना प्लांट लगाती हैं। तो इंडिया में आके प्लांट लगाएंगी तो इंडिया के अंदर एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, मनी जनरेट होगा, बहुत कुछ होगा। बट ये कहती हैं गवर्नमेंट से कि हमारी एक परेशानी है। गवर्नमेंट हाथ जोड़े खड़ी होगी, बताइए जी क्या परेशानी है। वो कहते हैं कि भाई हमने जो अपना मेन यूनिट लगा रखा है, इंटरनेशनल कंट्री में लगा रखा है, हमारे यहाँ पर जो अकाउंटेंट्स काम करते हैं, एक्सपर्ट लोग काम करते हैं, जब इंडिया में हम आपके यहाँ पर सेटअप लगाते हैं तो आपके यहाँ के अकाउंटिंग के नियम बड़े अजीब हैं, हमें समझ में ही नहीं आती। अब बताओ, बिजनेस है और बिजनेस की लैंग्वेज अकाउंटिंग है और उस लैंग्वेज के अंदर वेरिएशन है। यानी यूएस में अकाउंटिंग कुछ और है, इंडिया में अकाउंटिंग कुछ और है, तो और हमें मल्टीपल कंट्री में बिजनेस करना है तो हमें परेशानी आती है। तो ऐसा कैसे हो सकता है, हम बिजनेस नहीं कर पाएंगे। अगर हर कंट्री अपने अलग अलग रूल्स लगाएगी तो काम नहीं हो सकता। और वर्ल्ड वाइड ये सारी कंट्रीज चाहती हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो कंट्री, जो कंपनीज दूसरे कंट्री में ऑपरेट करना चाहती हैं, उन्हें करने देना चाहिए, इससे बहुत कुछ फायदे भी होते हैं। तो उनको कुछ परेशानी भी हो रही थी। तो फिर सर क्या हुआ, इसमें से जो बाकी परेशानियां लैंग्वेज की हैं वो तो अलग हैं, लेकिन अकाउंटिंग से रिलेटेड जो परेशानियां थी वो ये थी कि हर कंट्री में अपने अपने डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स होते हैं अकाउंटिंग के लिए, जिससे इन्हें ग्लोबलाइजेशन मतलब बिजनेस को एक्सपेंड करने में, उसको वर्ल्ड वाइड फैलाने में इनको प्रॉब्लम हो रही थी। तो इसीलिए हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का भी यूज करते हैं, सो दैट वर्ल्ड वाइड हो सके तो जितना हो सके अकाउंटिंग सिमिलर होनी चाहिए, या उसमें मिनिमम डिफरेंसेस होने चाहिए, जिससे कंपनीज अगर डिफरेंट कंट्रीज में ऑपरेट करें तो उन्हें प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अच्छा, ये हमने सीखा कि परेशानियां क्या थी और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेसिकली तौर पे क्या कर रहा है, अकाउंटिंग में जो डिफिकल्टीज हैं, जो कंफ्यूजन हैं, जो वेरिएशंस हैं, जो डाइवर्सिफिकेशंस हैं, उन्हें खत्म करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, नाउ हम आपको धीरे धीरे बात बताएंगे, पहले थोड़ा सा फ्रेमवर्क समझ लें, फिर हम जब पढ़ेंगे तो हमें इमेजिनेशन बनने लगेगी और हम जल्दी जल्दी बातों को समझने लगेंगे। ऑब्वियस सी बात है कि हमारा देश कई सालों तक क्योंकि गुलाम रहा, इसलिए हम थोड़ा सा पीछे हैं। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी जो कि हम पर रूल करती थी वो हमसे थोड़ी सी एडवांस है। तो सबसे पहले होता क्या है कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर आवाज उठती है कि नहीं, ऐसा होना चाहिए। तो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उसने इस बात को पहले सोचा कि भाई वर्ल्ड के अंदर ये जो प्रॉब्लम है इसका समाधान करना चाहिए। तो इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन थी, उन्होंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को इशू किया, और उनके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को हम लोग इंडिया में बुलाते हैं इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, और कुछ समय के बाद में इनमें कुछ चेंजेस हुए और इनका नाम बना दिया गया IFRS, यानी अकाउंटिंग को बदल के कर दिया गया FR। FR का मतलब होता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, यानी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बन गए इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। इसके बारे में हमारी बातें आएंगी।
तो इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स बनते हैं। जैसे कि आप आजकल अगर आप क्योंकि पेंडेमिक की वजह से जानते हैं तो WHO एक ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स होंगे। आप कभी कभी न्यूज पे सुनेंगे कि इंडिया इस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है, तो उनके मेंबर्स बनते हैं। तो क्या हुआ, इंडिया ने भी इसमें मेंबरशिप ली और इंडिया में अकाउंटिंग के रिलेटेड दो बॉडीज हैं, दोनों का ही नाम ICAI है, लेकिन हम इसे ऐसे समझ सकते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। तो नाम से थोड़ा थोड़ा आप इसके बारे में आइडिया लगा सकते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन अकाउंटिंग रिलेटेड वर्क ज्यादा करती है और ये अकाउंटिंग में कॉस्ट की अकाउंटिंग से रिलेटेड वर्क ज्यादा करती हैं, और ये दोनों इसके मेंबर बन गए। तो हमारी कंट्री में जो ये ICAI है, इसकी ड्यूटी दी गई कि आपको हमारी कंट्री के अंदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को इशू करना है। यानी वर्ल्ड वाइड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू होते हैं वो अलग हैं, और हमारी कंट्री के अंदर भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू होते हैं वो अलग है। वर्ल्ड वाइड इसे इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन है वो इशू करती है, और हमारी कंट्री के अंदर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इंस्टीट्यूट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की है। ठीक है, अब इतना फ्रेमवर्क समझ लेने के बाद में अब आपका बेस रेडी है, और आप हमारे साथ साथ बुक के अंदर अब पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। और बुक के अंदर पढ़ते हुए थोड़ी सी वेरिएशन आएंगी, कंफ्यूजन्स आएंगी, जिसको अब मैं आपको धीरे धीरे दूर कर दूंगा, क्योंकि मैंने आपको बेस बना के बात समझा दी। ठीक है, पहले ये जो पैराग्राफ है ये कहता है कि भाई क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन हो गई, कॉम्प्लेक्सिटी हो गई, ग्लोबलाइजेशन ऑफ बिजनेस हो गया, मतलब कंपनीज डिफरेंट डिफरेंट सभी कंट्रीज में ऑपरेट करने लगी और अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की इंपॉर्टेंस बढ़ गई। लेकिन डाइवर्स अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलोज होने की वजह से ये इंफॉर्मेशन ज्यादा काम नहीं आ रही थी, इसीलिए ऐसी एक जरूरत फील की गई कि कुछ मिनिमम स्टैंडर्ड्स यूनिवर्सली बनाए जाने चाहिए, जिससे कि इनकी क्वालिटी, रिलायबिलिटी, रेलिवेंस, अंडरस्टैंडेबिलिटी ये सब इंप्रूव हो पाए। तो इन जनरल है, रीड करने की बात थी, यहां तक कुछ भी नहीं है। फिर वो कहते हैं कि देयरफॉर एन इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी, यानी कि इंटरनेशनली ये कमेटी बनाएगी, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी, जिसको कि अब बदल के हम लोग कहते हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बोर्ड। तो इंटरनेशनल अकाउंटिंग की जगह फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हो गया है। तो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो कमेटी थी वो बाद में 2000 के लगभग उसको एक नया नाम दिया गया, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बोर्ड इन्होंने कह दिया, या आप उसे इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड कह सकते हो, यानी कमेटी की जगह उसका नाम बोर्ड कर दिया गया। तो ये इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी जो थी ये 1973 में बनी थी। ठीक है, तो ये भी मैं नहीं समझता कि वो आपसे एग्जाम में पूछेंगे, बस समझ लीजिए कि ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थी जो 1973 में बनी, और इसको एक ऑब्जेक्टिव दिया गया कि आपका काम है फॉर्मुलेट करना, मतलब बनाना, पब्लिश करना पब्लिक के इंटरेस्ट में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स टू बी ऑब्जर्व्ड इन द प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी कि अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स को बनाने के लिए आपको पब्लिक इंटरेस्ट में कुछ अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स यानी गाइडलाइंस जारी करनी है, और ये कोशिश करनी है कि वर्ल्ड वाइड उसको लोग एक्सेप्ट करें। अब सर वर्ल्ड वाइड कैसे एक्सेप्ट करेंगे, तो फिर वो अपनी जो प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं, प्रेसिडेंट्स होते हैं, उनको बोलते हैं कि जब इस कंट्री के प्रेसिडेंट से आप मिलें या उस कंट्री के आप प्राइम मिनिस्टर साहब से मिलें, तो आप उन्हें बताएं कि हमें एज अ बिजनेस ये परेशानी हो रही है उनके बिजनेस में ऑपरेट करने में, तो वो थोड़ा अकाउंटिंग में हार्मनी ले आए। ठीक है, टू वर्क फॉर इंप्रूवमेंट एंड हार्मोनाइजेशन ऑफ रेगुलराइजेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स प्रोसीजर्स रिलेटिंग टू प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नटशेल अकाउंटिंग के अंदर आने वाली प्रॉब्लम्स को आपने रिजॉल्व करना है। ठीक है सर, यहां तक बात हमें समझ में आ गई, आगे बताएं। उसके बाद लिखा है कि इंस्टीट्यूट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI एंड इंस्टीट्यूट कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, पहले इसका नाम होता था कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICWAI, लेकिन अब इन्होंने भी अपना नाम बदल लिया है, इन्होंने अपना नाम कर लिया इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI। लिखा है कि नाउ दे आर ऑल्सो नोन एज इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, दे वर मेंबर्स ऑफ दिस कमिटी। वो पहले भी थे और आज भी इसके मेंबर्स हैं। ठीक है,
आईसीएआई ने एक बोर्ड बनाया, एक तो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है, वो इंटरनेशनली बना। इंस्टीट्यूट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने अपने पास एक बोर्ड बनाया। अब इसका मतलब समझिए, जैसे आप मान लीजिए आपका स्कूल है, स्कूल के अंदर एक होता है कंप्यूटर रूम, कि अब बच्चों को कंप्यूटर सिखाना है, कंप्यूटर रूम, एक साइंस लैब, एक प्लेग्राउंड होता है, एक म्यूजिक रूम होता है। यानी अगर स्कूल को मल्टीपल फंक्शन करने हैं तो वो अपने अलग अलग फंक्शन के लिए एक अलग अलग प्रोविजन करता है। ऐसे ही इंस्टीट्यूट ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के लिए एक अलग से बोर्ड बना दिया कि ये एक ऐसा बोर्ड होगा, इसके मेंबर्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को स्टडी करेंगे और फिर हमारी हेल्प करेंगे। ये काम उन्होंने कब किया? 1977 में। तो हमें ये ईयर याद करने की जरूरत नहीं है। और इसका काम क्या था? इसका काम था आइडेंटिफाई करना एरियाज ऑफ अकाउंटिंग वेयर ऑल्टरनेटिव एंड डाइवर्स प्रैक्टिसेस वर फॉलोड, यानी पता लगाए कहां पर अकाउंटिंग की डाइवर्स पॉलिसीज हो रही हैं। करना क्या था भैया? इंटरनेशनल बॉडी है, उसके गाइडलाइंस को पढ़ते जाना था और कुछ नहीं था। खैर, और फिर इनका काम था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को ड्राफ्ट करना, कीपिंग इन व्यू बिजनेस एनवायरनमेंट एंड लीगल प्रोविजंस ऑफ द कंट्री। अब क्या है, इंटरनेशनली कुछ होता है तो हम उसे एज इट इज अपनी कंट्री में नहीं लगा सकते, क्योंकि हमारे यहाँ के जो बिजनेस का एनवायरनमेंट है, जो हमारे यहाँ का लॉ है, वो थोड़ा सा डिफरेंट है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा डिफरेंट होता है। क्यों थोड़ा डिफरेंट होता है? क्योंकि हमारे पास, हमारे ऊपर भी अंग्रेजों ने रूल किया था और मोस्टली रूल्स अंग्रेजों के बनाए हुए हैं और हमने उनके रूल्स को अडॉप्ट कर लिया था। बट थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है, इसलिए हमारे को थोड़ा बहुत स्टडी करना पड़ सकता है अपने बिजनेस एनवायरनमेंट या अपने लीगल प्रोविजंस के अकॉर्डिंगली। और फिर जो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड्स जो हमारी कंट्री के अकॉर्डिंगली रूल्स बनाएगा, वो इसको डिस्कस करेगा गवर्नमेंट के साथ, इंडस्ट्री के बड़े बड़े बिजनेस उद्योगपतियों के साथ, जनता के साथ, कई लोगों के साथ जिनका उसमें इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। और फिर ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड्स अपना ड्राफ्ट बना के सबमिट कर देगा काउंसिल को, इंस्टीट्यूट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। तो इंस्टीट्यूट काउंसिल में ये जाके दे देगा और जो बाद में इसको इशू कर देगा, गवर्नमेंट की ओपिनियन लेगा, ये सब लेगा और ये सब करने के बाद इसको नोटिफाई कर देगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक नटशेल में हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि सर, इंडिया में एक ऑर्गेनाइजेशन है आईसीएआई, उस ऑर्गेनाइजेशन ने अपने पास बनाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, और इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का बोर्ड का काम है उन एरियाज को स्टडी करके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाना, और ये बना करके इंस्टीट्यूट को सौंप देगी और फिर इंस्टीट्यूट इसको इशू कर देगा। ठीक है, ये बात हमने ये जानी। ये इंडिया में प्रोसीजर है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को इशू करने का। नाउ अब सर, यहां पर बुक कह रही है कि भाई अपना मोबाइल निकालिए और मोबाइल निकाल करके आप इसको स्कैन कर लीजिए कि कितने लिस्ट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं जो कि नोटिफाई किए गए हैं। अब यहां लिखा हुआ नोटिफाइड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। इसके बारे में हम थोड़ा सा ना बाद में चर्चा करते हैं। ठीक है, ओके, वापिस आएंगे, इस बात को करेंगे। अभी हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब सर सवाल ये उठता है, अभी तक वाला तो पार्ट रीडिंग वाला था, एग्जाम में हमसे क्या पूछा जाएगा? तो एग्जाम में आपसे ये पूछा जा सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, और उसको लिखने में आपको दिक्कत आ सकती है। तो मैंने क्या किया है, आपके लिए कुछ नोट्स बना लिए। ओके, मुझे लगा कि शायद ये आपकी हेल्प करेंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, तो आप क्या कहेंगे? हम कहेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर रिटन पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स, यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो होते हैं वो राइटिंग में इशू किए जाते हैं। कौन इशू करता है? अभी हम जनरल डेफिनेशन की बात कर रहे हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की डेफिनेशन ये कहती है, या जनरल मीनिंग ये कहता है कि ये रिटन पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स हैं या अकाउंटिंग गाइडलाइंस हैं जो कि इशू की जाती हैं बाय एक्सपर्ट अकाउंटिंग बॉडी या बाय गवर्नमेंट या बाय अदर रेगुलेटिंग बॉडी। अगर इंडिया में बात करें तो ये इसकी जगह पर नाम आ जाएगा आईसीएआई, जो कि कवर करती है, क्या कवर करती है? रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, ट्रीटमेंट, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यानी कि अगर कोई अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन हुई है तो उसे कैसे रिकॉग्नाइज करना है। रिकॉग्नाइज मतलब कैसे उसको एक तरीके से रिकॉर्ड करना है, कैसे उसकी मेजरमेंट करनी है, कैसे उसका ट्रीटमेंट करना है, कैसे उसको प्रेजेंट करना है और कैसे उसको डिस्क्लोज करना है। ऑब्वियसली ये डिपार्टमेंट उन एरियाज को ढूंढने की कोशिश करता है पहले जहां पर कंफ्यूजन है। हर एरिया के बात पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं आ जाता, क्योंकि हर जगह कंफ्यूजन नहीं है, जहां पर है उनकी बात करता है।
तो सबसे पहले हमने जाना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का इन जनरल मीनिंग क्या है। तो ये डेफिनेशन आपको समझ में आ सकती है, ये डेफिनेशन आप लर्न कर सकते हैं। मैंने थोड़ा डायग्रामेटिकली या पिक्चर वाइज प्रेजेंट किया जिससे कि आपको मैं लर्न करने में हेल्प करा सकूं। तो सर ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, रिटन डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि एक्सपर्ट बॉडी या गवर्नमेंट या अदर रेगुलेटिंग बॉडी इशू करती है, जिसमें वो कवर करती है। ये जरूर आप लिखना, रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, ट्रीटमेंट, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस। ठीक है। नाउ तो पहला ये हमारा लर्निंग एस्पेक्ट हो गया कि हमसे पूछा जा सकता है व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, तो हम ये लिखने की कोशिश करेंगे। फिर भी अगर आपको बुक से रटने का शौक हो तो बुक में भी कुछ ऐसी बात लिखी गई है कि दे आर अकाउंटिंग रूल्स एंड प्रोसीजर्स relating to measurement, recognition, treatment, presentation, disclosure of accounting transactions in the statements issued by the ICAI। यानी आप चाहें तो ये जो लास्ट की 3 लाइंस हैं इसको आप याद करने की कोशिश कर सकते हैं। दैट आपके ऊपर मैंने छोड़ दिया। फिर मैंने अपने नोट्स में ये बात आपको बताने की कोशिश की है कि इंडिया में ये करने की ड्यूटी ICAI की है, हम पढ़ चुके हैं। और ICAI ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बनाया और ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड जो है इशू करेगा सीए को, और फिर वो जो है काउंसिल ऑफ आईसीआई स्टैंडर्ड इशू कर देगी। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अब सर होगा क्या अगर आईसीएआई ने कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू कर दिया। ठीक है, बुक से ये बात आपको पता नहीं चलेगी, मैंने कई सारी बुक स्टडी की तब जाकर के वीडियो आपके लिए बना रहा हूं, 3 दिन लगाए हैं इस पर। सुनना, आईसीएआई जो संस्था है अगर उसने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू कर दिया तो क्या वो गगन कपूर के ऊपर एप्लीकेबल हो गया? आंसर इज नो। आई एम नॉट अ मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। तो आईसीएआई कहती है कि हम ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू करेंगे ना बड़े डिफिकल्ट होते हैं, ये एप्लीकेबल किसके ऊपर होते हैं? आर एप्लीकेबल ऑन देयर मेंबर्स, उनके मेंबर्स मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के ऊपर एप्लीकेबल होंगे। और हर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होंगे, केवल उन्हीं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए एप्लीकेबल होंगे जो कि अपनी ड्यूटी कर रहे होंगे टू अटेस्ट फंक्शन। अटेस्ट फंक्शन का मतलब यह होता है कि आगे चल के आप ये बात समझेंगे कि कोई व्यक्ति अगर अपनी अकाउंटिंग रिपोर्ट हमें देगा तो सरकार कहती है कि हम इसको मानेंगे नहीं, इसके ऊपर सीए की मोहर लगवा के लाइए, एक सीए का इस पे स्टैंप लगवा करके लाइए, क्वालिफाइड प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट का स्टैंप लगवा के लाइए कि भाई आपने इसमें सही से तैयारी की है। तो गवर्नमेंट कह रही है कि अगर किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को किसी को सर्टिफाई करना है, उस चार्टर्ड अकाउंटेंट की यह ड्यूटी है कि सर्टिफाई करते हुए वो ये देखेगा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का पालन हुआ है या नहीं हुआ। और अगर उनका पालन नहीं हुआ तो फिर उसकी ये ड्यूटी बनती है कि वो जब अपनी रिपोर्ट बनाएगा, जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं ना वो अपनी रिपोर्ट बनाता है, ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट भी अपनी एक रिपोर्ट बनाता है, उसे आप ऑडिट रिपोर्ट कह सकते हो। उसमें लिखेगा कि भाई इस संस्था ने अकाउंट्स बनाते हुए इन एएस का पालन किया है, बल्कि ये लिखेगा कि इन एएस का पालन नहीं किया, जो किया है वो तो ठीक है, जो नहीं किया उनके बारे में मेंशन करेगा। It is their duty while making audit report to see whether accounting standards are followed by that entity in the preparation and presentation of financial statements। तो मुझे ये बताइए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू कर दिए, भारी भरकम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, क्या वो मेरे ऊपर बाउंड हो गए? वो चार्टर्ड अकाउंटेंट के ऊपर बाउंड हो गए। इसका मतलब अगर मैं गगन कपूर क्लासेस अपनी रिपोर्ट बनाता हूं, क्या मेरे ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल होंगे? तो आंसर ये है कि क्या गगन कपूर क्लासेस को अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड सीए से अटेस्ट करवाने हैं? अगर करवाने हैं तो मुझे उन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का पालन करना होगा, वरना सीए मेरी रिपोर्ट सर्टिफाई नहीं करेगा और यह कठिन काम होता है। और अगर मेरी रिपोर्ट सीए से सर्टिफाई नहीं होनी तो सरकार कहती है कि गगन कपूर को चक्की में क्यों पीस दूं मैं? समझे? यानी हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के नीचे दबाने की जरूरत नहीं है। यानी बिजनेस एक लेवल तक ग्रो करता है, उसके बाद उसके ऊपर ये जिम्मेदारी आती है। अब सर यहां पर था कि हमने कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू किए हुए हैं, बुक ने बीच में कुछ और बातें भी करनी शुरू कर दी, कंपनीज की बात भी बीच में ले आई। अब बेटे मैंने ये चेक किया, यहां पर हालांकि लिस्ट नहीं दी हुई है तो, मगर मैंने इस बात को चेक किया कि कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू हुए हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है, ये आपको लर्न करनी है, ये आपके काम की है कि भाई वैसे तो 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आज तक इंस्टीट्यूट ने इशू किए हैं। आज तक से मेरा मतलब है आज जब मैं ये क्लास बना रहा हूं तो 29 मई 2020 की बात कर रहा हूं, यानी 2020 29 मई तक टोटल इंस्टीट्यूट ने 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जारी किए थे। लेकिन आज की डेट में 32 के 32 एएस एप्लीकेबल नहीं है। उनमें से कुछ एएस किसी ना किसी कारण से गवर्नमेंट को इंस्टीट्यूट को विड्रॉ करने पड़ गए। तो इफेक्टिवली अब 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं जो कि इस समय इफेक्टिव हैं।
तो इफेक्टिवली जो एप्लीकेबल है या जो आज भी जिंदा हैं, जो आज भी इफेक्टिव हैं, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं 27। इन टोटल आज तक इशू हुए थे 32। इसमें से इसका मतलब 5 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ऐसे हैं जो विड्रॉ कर लिए गए, जिसमें से 2 मेन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, पॉपुलर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं जो विड्रॉ हुए। वो ये हैं, एक तो है AS6 और एक है AS8। ये दोनों कुछ ज्यादा पॉपुलर थे, और 30, 31, 32 मतलब जैसे समझो कि पैदा हुए और फिर वो एकदम से जल्दी खत्म हो गए, ज्यादा लंबे समय तक नहीं रहे। इसीलिए कुछ बुक्स में आपको यह भी मिल सकता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर 29, और जिसमें से 2 सब लिखेंगे कि 2 इफेक्टिव नहीं है, इफेक्टिव 27 है। अब ऐसे में कोरोना के आने की वजह से मुझे इस बात की चिंता है कि अगर आपसे MCQ पूछ लिया जाता है और यह दिया जाता है कि कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स टोटल हैं, और उसमें 29 और 32 लिख दिया जाता है, तो बच्चों को कंफ्यूजन हो सकती है। कुछ बुक्स में 29 है, कुछ में 32 है। लेकिन हम जो बुक फॉलो कर रहे हैं TS ग्रेवाल साहब की, उन्होंने तो एक स्कैनर लगा के छोड़ दिया कि भाई यहां पर स्कैन कर लो और देख लो हमने क्या लिस्ट दी है। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए कि टोटल 32 थे, 5 इसमें से एप्लीकेबल नहीं है, तो टोटल बच गए 27। इनमें से जो 2 इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड विड्रॉ किए गए वो थे अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन, जिसका नंबर होता था AS6, और एक होता था AS8 रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये क्यों विड्रॉ किए गए? क्योंकि आगे चल के हमने AS26 और AS10 इंट्रोड्यूस कर दिए थे, रिवाइज कर दिए थे, जिनमें ये वाले पॉइंट कवर हो गए थे, तो इसलिए इंस्टीट्यूट ने कहा कि उनकी अब आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है सर। अब मेरे ख्याल से आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की डेफिनेशन को लर्न करेंगे, कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इफेक्टिव हैं वो लर्न करेंगे। उसके बाद अगर आप बुक से ये पढ़ना चाहें कि नेचर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या है, तो आप पढ़ सकते हैं। सिर्फ रीड करना है, इसको आपको रटने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। इनमें एक आधा पॉइंट मैं आपको बता देता हूं कि यहां पर लिखा हुआ है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर मैंडेटरी इन नेचर। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, क्लास 11th और क्लास 12th में आपको कोई AS वगैरह पढ़ने नहीं है, इवन कॉलेज में भी AS पढ़ने नहीं है। ये किनको पढ़ने होते हैं? जो लोग CA का कोर्स करेंगे, जो CWA का कोर्स करेंगे, उनको पढ़ने होते हैं। लेकिन आपको कंफ्यूजन ना हो, इसलिए कुछ बातें मैं क्लियर कर रहा हूं, जो हो सकता है आपके स्कूल के टीचर्स क्लियर नहीं कर पाएंगे, ट्यूशन के टीचर्स भी नहीं क्लियर करें, हो सकता है। तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर मैंडेटरी इन नेचर। मैंडेटरी का मतलब होता है कंपल्सरी है, और इस कंपल्सरी का मतलब क्या है? मैंने अभी अभी आपको बताया था। इसका मतलब होता है कि ये उस चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए मैंडेटरी हैं जिसको ठप्पा लगाना है, सर्टिफाई करना है। तो कई बार अकाउंटिंग पढ़ते हुए आपके टीचर जबरदस्ती कान मरोड़ने लग जाते हैं, AS में लिखा हुआ, उनको यही नहीं पता कि AS ऐसे ही हर व्यक्ति पर एप्लीकेबल नहीं होते, ये मैंडेटरी उनके लिए होते हैं। यानी हर बच्चे के ऊपर थोड़ी ना एप्लीकेबल हो गए, मेरे ऊपर थोड़ी ना एप्लीकेबल हो गए, मुझे CA के सर्टिफिकेट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो ये AS एप्लीकेबल होते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए जिन्होंने अटेस्ट करना है। दूसरा ये होता है, एक होता है कंट्री का लॉ। जैसे मान लीजिए मैं बिजनेस कर रहा हूं, तो बिजनेस की कई सारी फॉर्म्स होती हैं, मुझे बता सकते हैं? बिजनेस स्टडीज में भी आप पढ़ेंगे बिजनेस की फॉर्म्स। एक होती है प्रोप्राइटरशिप, जिसका एक मालिक हो, प्रोप्राइटरशिप। पार्टनरशिप, जिसके एक से ज्यादा मालिक हो, पार्टनरशिप। इसके बारे में हम क्लास 12th में अकाउंटिंग पढ़ेंगे। ठीक है, एक होती है हमारी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी अकाउंटिंग कभी 11th में आ जाती है, कभी 12th में चली जाती है, आजकल ये 12th में चली गई है। एक होती है हमारी कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये कंपनी की अकाउंटिंग भी हम क्लास 12th में आपके साथ बात करेंगे। ठीक है सर, हो सकता है बिजनेस स्टडीज में इनकी बातें आप अभी करें। तो इन सभी के ऊपर डिफरेंट किस्म के लॉ लग सकते हैं। जैसे कि पार्टनरशिप के ऊपर पार्टनरशिप का लॉ लगता है, उसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप एक्ट। कंपनी के ऊपर कंपनी का लॉ लगता है, जिसको हम बोलते हैं कंपनीज एक्ट। और अगर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं तो यहां देखिए, यहां पर इसका जिक्र आया था कंपनीज एक्ट। इसका मतलब कंपनीज पर लगने वाला कानून जो कि भारत सरकार ने बनाया है। भारत सरकार, कौन सी सरकार? सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है, जिसके आजकल आला अधिकारी जी मोदी जी हैं। ठीक है, हालांकि मोदी जी ने नहीं बनाया, पुराना चला आ रहा होता है ये। तो सवाल ये उठता है कि ये कानून है, कैसा कानून? जो सरकार बना रही है। इसमें कुछ लिखा है, अकाउंटिंग से रिलेटेड कुछ बात लिखी है, और इंस्टीट्यूट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के माध्यम से कुछ बता रही है जो अकाउंटिंग से जुड़ा हुआ है। और कमाल की बात यह हो गई, सर इन दोनों में झगड़ा हो गया।
यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कुछ और बात लिखी है और जो कानून है कंपनीज एक्ट उसमें कुछ और बात लिखी है। यानी अकाउंटिंग के मैटर में अगर लॉ और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कंट्रोवर्सी हो जाए तो सर किसकी बात मानी जाएगी? तो कानून की बात मानी जाती है, यानी लॉ हमेशा ऊपर रहेगा, लॉ से ऊपर कोई नहीं है। ओके, तो यहां पर एक बात लिखी है कि अगर कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाए लॉ में और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में तो लॉ की बात ऊपर रहेगी, लॉ प्रिवेल करेगा। ठीक है, ये बात आपने सीख ली। अच्छा, उसके बाद आया कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। आप रीड कर लेना, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं आपको क्या पढ़ना है और क्या याद करना है। ठीक है, अब सर ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ये आपको याद करना है। ये आपसे वो पूछ सकते हैं, डिफाइन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, 4 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, वो आपसे यूटिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पूछ सकते हैं। यूटिलिटी का मतलब होता है एडवांटेजेस या फिर डिसएडवांटेजेस, वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं। तो ये आपका पूरा लर्न करने वाला पार्ट है। फिर आता है लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। लिमिटेशन का मतलब होता है उसकी कोई कमजोरी, कुछ कमियां आपको लगती हैं, जैसे आप कहते हैं कॉन्स। यूटिलिटी मतलब प्रॉन्स और लिमिटेशन मतलब कॉन्स, अच्छाई और बुराइयों की बात कीजिए। तो ये हो सकता है आप बुक से पढ़ें तो आपको क्लियर हो जाए। मैंने इसको भी कुछ आपकी हेल्प के लिए ड्राफ्ट किया है, अगर आप बुक से पढ़ेंगे तो लगभग यही पॉइंट्स आपको वहां दिखने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव और एडवांटेजेस जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा यार दोनों लगभग एक जैसी बातें लिखी हुई हैं। तो एएस का ऑब्जेक्टिव क्या था, उद्देश्य क्या था? उद्देश्य यह था कि अकाउंटिंग के अंदर जो डिफरेंट पॉलिसीज चल रही हैं उनको खत्म करना। समझिए, जो मल्टीपल ऑप्शंस थी उनको कम करना। उसको कम करने की वजह से ही सारी की सारी अकाउंटिंग के अंदर ये कॉन्फिडेंस पैदा होगा, हार्मोनाइजेशन पैदा होगी, रिलायबिलिटी पैदा होगी। यही उसका मेन ऑब्जेक्टिव था। तो मेन ऑब्जेक्टिव था मिनिमाइज डाइवर्स अकाउंटिंग पॉलिसीज, यानी जो अलग अलग अकाउंटिंग के विकल्प चले आ रहे हैं उनको मिनिमाइज करना। टू इंप्रूव रिलायबिलिटी एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जब विकल्प कम हो जाएंगे तो फिर वो हमारी इंफॉर्मेशन जो है रिलायबल और क्रेडिबल हो जाएंगी। टू प्रोवाइड यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग, टू प्रोवाइड यूजर्स यानी कि जो अकाउंटिंग के यूजर्स हैं उनको उपलब्ध कराना अकाउंटिंग पॉलिसीज अडॉप्टेड एंड अप्लाइड इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यानी अगर किसी व्यक्ति को अकाउंटिंग से संबंधित किसी कंफ्यूजन में पढ़ना पड़ रहा है तो उसको प्रोवाइड कराओ कि आपको क्या पॉलिसी अडॉप्ट करनी है, इस सिचुएशन में आपको कैसे काम करना है। टू एंश्योर यूनिफॉर्मिटी इन द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब यूनिफॉर्मिटी का मतलब आप समझिए, जैसे मान लीजिए दो कंपनीज आपस में एक ही बिजनेस में काम कर रही हैं, जैसे कि एक मारुति है और एक हुंडई है। अब मैं इन्वेस्टर हूं, मैं सिलेक्ट करना चाहता हूं कि मैं अपना पैसा मारुति में लगाऊं या मैं अपना पैसा हुंडई कंपनी में लगाऊं। तो मुझे इसके लिए दोनों के अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स चाहिए। अगर बाजार में डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज होंगी तो मैं दोनों के रिकॉर्ड्स को ज्यादा अच्छे से ना पढ़ पाऊंगा, ना समझ पाऊंगा, ना कंपेयर कर पाऊंगा। इसीलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जब ये वेरिएशन को कम कर देता है तो फिर ये दोनों एक जैसी प्रिंसिपल पर बन जाती हैं, इनमें यूनिफॉर्मिटी आ जाती है और ये कंपेरेबल हो जाती हैं। तो यही बात लिखा है कि इससे यूनिफॉर्मिटी आती है और इससे कंसिस्टेंसी आती है, इससे कंपेरेबिलिटी आती है। अच्छा, ये जो वर्ड है कंसिस्टेंसी, ये भी आपके लिए समझना जरूरी है। इसका मतलब मान लीजिए मारुति कंपनी ने अपने रिकॉर्ड्स प्रिपेयर किए ईयर 1 के, ईयर 2 के, ईयर 3 के, ईयर 4 के। अब उसने कहा कि भैया यहां पर मेरे पास 2 पॉलिसी हैं, 2 पॉलिसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने बता दी। मान लीजिए 6-8 पॉलिसीज अकाउंटिंग में अवेलेबल थी और एएस ने उसको 2 कर दिया। तो 2 में भी तो इंसान खेलेगा, कभी ये अप्लाई करेगा, कभी ये अप्लाई करेगा, बना के देख लेगा बनाने से पहले किसमें फायदा हो रहा है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कहता है कि भाई आप जब पॉलिसी कोई भी लगाओगे ना तो हम आपको ऐसे ही बदलने नहीं देंगे कि एक साल आपने ये लगा ली तो अगले साल आपने वो लगा ली, जो मन हुआ वो लगा ली ना। आपको कंसिस्टेंटली एक ही पॉलिसी को फॉलो करना होता है, तभी आपके ये 2 रिकॉर्ड्स होते हैं कंपेरेबल हो पाते हैं। मैं इसका आपको अच्छा सा उदाहरण देता हूं, क्योंकि अभी आप इन्वेस्ट करते नहीं हो तो आप बात को आसानी से ऐसे थोड़ी ना समझोगे। अगर मैं आपकी क्लास 11th की परफॉर्मेंस को क्लास 10th के साथ कंपेयर कर दूं, जो कि आपके पेरेंट्स कई बार कर देंगे कि 10th में तो तुम इतने इंटेलिजेंट थे, तुम्हारे मार्क्स आए 90%, 11th में तुम्हारे मार्क्स आ रहे हैं 45%, 50%, तुम तो पढ़ते लिखते ही नहीं हो, तो वो गलत कर रहे हैं। दोनों का बेस अलग है। हमेशा आपको बोर्ड में ज्यादा मार्क्स मिलेंगे और नॉन बोर्ड में मार्क्स कम मिलेंगे। जितना मर्जी कोशिश कर लो, ऐसा होगा ही होगा। इसका मतलब 11th और 10th का रिजल्ट कंपेरेबल नहीं होता।
सिमिलरली आपका 10th का बोर्ड का रिजल्ट आपके 10th के प्री बोर्ड के साथ भी कंपेरेबल नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो आपके स्कूल में लिया जाता है, आपकी स्कूल की टीचर की पर्सनल चॉइस के हिसाब से होता है। बोर्ड का एग्जाम सीबीएसई लेती है, अलग गाइडलाइंस पे होता है। तो बोर्ड का कंपैरिजन बोर्ड के साथ हो सकता है, स्कूल का कंपैरिजन स्कूल के साथ हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति बोर्ड के रिजल्ट को स्कूल के रिजल्ट के साथ कंपेयर करने बैठेगा तो उसका बेस गलत होगा। इसी तरह से हम रियल लाइफ में भी अगर कंसिस्टेंसी नहीं फॉलो करेंगे तो दो रिजल्ट्स का कंपैरिजन भले एक कंपनी का हो, बेकार हो जाएगा, हम पैसा इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है सर, हमें तो सिर्फ ये बताओ याद क्या करना है। याद ये करना है, थोड़ा मैंने समझाने की कोशिश की। अब सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के आने से हमें फायदा क्या हुआ? तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के आने से मैनिपुलेशन कम हो जाएंगी, आपकी रिलायबिलिटी और क्रेडिबिलिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बढ़ जाएगी, यूटिलिटी बढ़ जाएगी, इंटरप्रिटेशन अच्छी होगी, यूनिफॉर्म तरीके से बनेंगे, कंसिस्टेंसी चलती रहेगी, और ये ऑडिटर्स को भी अपना काम करने में हेल्प करती है। तो मैंने इन दोनों को आमने सामने एक दूसरे के ऑपोजिट क्यों रखा? क्योंकि ये दोनों लगभग एक जैसे पॉइंट थे, आपको याद करने में, एक दूसरे को लिंक करने में आसानी मिले, इसीलिए मैंने इसको ऐसा लिखा है। इसकी 2-3 नुकसान भी हैं। नुकसान ये है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्योंकि मैंडेटरी हो जाते हैं, इसीलिए एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को, जो कि बहुत पढ़ा लिखा होता है, क्वालिफाइड होता है, वो अपनी उसमें क्रिएटिविटी अब नहीं डाल सकता। इसका मतलब उसे उसी दायरे में चुनना है, लेकिन उसे लग रहा है कि इस दायरे के बाहर भी अच्छा काम हो सकता है, एक अच्छा तरीका हो सकता है अकाउंटिंग करने का, तो वो उसको अडॉप्ट नहीं कर पाएगा। ये इसकी एक कमजोरी है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कितने भी अच्छे क्यों ना बन जाएं, लॉ बनाने वाले हमारे देश के मूर्ख हैं, अनपढ़ आदमी हैं। लालू प्रसाद यादव बन जाता है, मायावती बन जाती है। क्यों? क्योंकि कुछ सेक्शन ऑफ कम्युनिटी वाले उनको पसंद करते हैं, और वो फिर अपनी बायसनेस से अच्छे बुरे कैसे भी कानून बना सकते हैं। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़े लिखे लोग बना रहे हैं, और लॉ कई बार क्या होता है ना कि वोट की राजनीति भी हो सकती है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अगर अच्छे भी हों तो भी लॉ के ऊपर नहीं जा सकते, उन दोनों में डिस्प्यूट हो जाए तो लॉ को ही प्रिवेल करना होता है। और फिर इस तरीके से ये हमारे ऑल्टरनेटिव्स को भी कम कर देते हैं। तो ये इनकी लिमिटेशंस हैं जो आपको पूछी जा सकती है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, यूटिलिटी क्या है, या उसकी लिमिटेशंस क्या है। ठीक है, नाउ यहां तक बात समझने के बाद फिर हमारी बुक में अचानक पीछे के जो हमने कंसेप्ट पढ़े थे ना, उनके ऊपर बेस प्रॉब्लम आ जाती है, जो आपने अकाउंटिंग कंसेप्ट्स पढ़े थे। इसलिए इसको आप इग्नोर करेंगे और आगे चलेंगे। ये बीच में पता नहीं ऑथर ने क्यों बीच में इनको डाल दिया और ठीक नहीं किया। अब कहानी शुरू हो गई इंटरनेशनल बेसिस के ऊपर। सर ये आईएफआरएस की कहानी क्या है, ये बताओ। तो जैसे इंडिया में इंस्टीट्यूट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाता है, ये बात हमने पढ़ी थी, ऐसे ही इंटरनेशनली इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी थी पहले, जो कि बाद में इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बन गई। तो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड उस संस्था का नाम है जिसका काम है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को इशू करना। ठीक है, हमारे इंडिया में भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू हो रहा है, इंटरनेशनली भी इशू हो रहा है। मुझे बताओ पहले कौन बनाता होगा? पहले इंडिया वाले बनाते होंगे, पहले इंटरनेशनल वाले बनाते होंगे? सर आप हमारी कंट्री को क्या समझते हो? मैं कहा चलो कुछ भी समझूं। तो पहले क्या होता है, ये लोग अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू कर देते हैं, जिसके बेस पर हम इंडिया वाले अपना इशू कर देते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू करता है, उसे पुराने जमाने में हम बोलते थे, लिखने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ओके, अब ये जो हम इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो इशू करते थे पुराने जमाने में, तो 2001 के लगभग ये इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी बन गई, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। और बाद में धीरे धीरे जाते जाते क्या हुआ, अकाउंटिंग को बदल के कर दिया गया फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो ये बन गया इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम्स, यानी IFRS।
इसका मतलब ये हो गया कि इंटरनेशनली जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं उन्हें पहले इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कहा जाता था, अब उन्हें आईएफआरएस कहा जाता है। कहानी वही है कि बिजनेस अब ग्लोबल हो गए हैं, बिजनेस अब मल्टीपल कंट्रीज में चले गए हैं, तो अकाउंटिंग की जो प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से बिजनेस को फ्लरिश होने में दिक्कत हो रही थी, तो इंटरनेशनल कम्युनिटी ने आईएफआरएस इशू कर दिए। तो ये क्या है? ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं जो इंटरनेशनल बॉडी इशू करती है। फिर इस इंटरनेशनल बॉडी का ये ड्यूटी बन जाती है कि ये अदर कंट्रीज को इस बात के लिए कन्विंस करें कि भाई आप भी अपनी कंट्री में या तो हमारे आईएफआरएस को अप्लाई कर दो, नहीं तो आप कुछ ऐसा काम करो कि जिससे ये कंफ्यूजन खत्म हो जाए। ऐसा क्यों होता है? अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मान लीजिए यूएस जाएंगे, तो यूएस की वो संस्था पहले से ही अपने प्रेसिडेंट को तैयार कर देगी, इंफॉर्मेशन दे देगी कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए ना, तो उनको बोलना अपनी कंट्री में आईएफआरएस लगाएं। अब मोदी जी क्यों गए यूएस में? उन्हें भी यूएस से कुछ चाहिए, तो वो भी तैयारी करके जाएंगे, और यूएस वाले भी बदले में कुछ ना कुछ मांगेंगे, तो वो आपसे ये मांग करते हैं, और हमारे देश के प्रधानमंत्री साहब को ऐसा वायदा करना पड़ता है कि हमें 2 साल 4 साल का समय दे दो, हम इन सबको स्टडी करके चीजों को ठीक कर लेंगे। सर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो यूएस की इन्वेस्टर हैं उन्होंने इंडिया में पैसा लगा रखा होता है, इसलिए ऐसा होता है। हाँ सर, तो इससे करना क्या ये बताओ। अब समझिए, पहले ये बताइए आईएफआरएस समझ में आया? हाँ, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो थे वो आईएफआरएस है। अब इसको वर्ल्ड की दूसरी कंट्रीज के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर साहब वायदा कर देते हैं हमारी कंट्री में लगेगा, तो अपनी कंट्री में लगाओ। तो इंडिया के पास अब 2 विकल्प थे कि क्या हम अपने ये जो आईएफआरएस इंटरनेशनली हैं इनको अप्लाई करा दें, या फिर इन आईएफआरएस को आधार बनाएं, इनको बेस बना के अपनी कंट्री के रिस्पेक्ट में देखें क्या इनमें कोई छोटा मोटा चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि ज्यादा चेंज करना ठीक नहीं है, छोटा मोटा चेंज करने की जरूरत है हमारी कंट्री के हिसाब से, और हमारी कंट्री के हिसाब से इसको थोड़ा बहुत फेरबदल करके इसको अपने यहां पर अप्लाई करा दो। तो इंडिया ने ऑप्शन नंबर 1 काटा लगा दिया और ऑप्शन नंबर 2 अप्लाई कर दिया। इसका मतलब इंडिया में आईएफआरएस एज इट इज अप्लाई नहीं होते। उस आईएफआरएस के बेस पर इंडिया में थोड़े बहुत चेंज करके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को लागू किया जाता है, और उनको हम बुलाते हैं इंड एएस, यानी इंडिया के एएस। ठीक है जी। यानी कि अब हमारे पास 3 टर्म बन गए, एक हो गए एएस, एक हो गए आईएफआरएस, और एक हो गए इंड एएस। पहले यहां तक की कहानी समझ लें, फिर आपको आगे बातें बताएंगे। देखिए, जब हम पीछे गए थे, जब हमने पीछे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में पढ़ा था और ऑथर ने हमें समझाना शुरू किया था, तो पहले उन्होंने मुझे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में बताया। उन्होंने बताया इंडिया के अंदर आईसीएआई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू करती है, सारी इंडिया की बातें हो रही थी। उन्होंने इसके बारे में कुछ जनरल बातें हमें बताई। ठीक है, फिर बीच में ये छोटा सा बेकार सा क्वेश्चन बीच में खलल डालने आ गया, इसको हमने क्रॉस किया, और अब हम इंटरनेशनली बातें करने लगे, आईएफआरएस के ऊपर आ गए। आईएफआरएस इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, जो कि हमारी कंट्री ने क्या किया, आईएफआरएस को एज इट इज अप्लाई नहीं किया। उन्होंने कहा कि भाई जब इंटरनेशनल कम्युनिटी अपना आईएफआरएस इशू करेगी, हम उसको पढ़ेंगे, अपने इंडिया के अंदर उसको लगाने की कोशिश करेंगे, और उसका अगर कोई पॉइंट कॉन्फ्लिक्ट कर रहा होगा, कोई एक आधा पॉइंट, तो उसको मोल्ड करके एडजस्ट करके हम अपने यहां पर एक इंडिया का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू करेंगे, जिसका बेस आईएफआरएस होगा, लेकिन क्योंकि उसमें मामूली चेंजेस हो जाएंगे इसलिए उसका नाम बदलना पड़ेगा। कुछ कंट्रीज ने आईएफआरएस लगा दिए, हमने क्योंकि बदल दिए, इसीलिए अब आईएफआरएस खत्म हो गए। हमारे लिए अब आईएफआरएस को इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। तो उन्होंने समझाया कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से अकाउंटिंग में प्रॉब्लम आ रही थी, ये इंटरनेशनल एक कमेटी बनी, फिर बोर्ड बना, फिर आईएफआरएस बनी, कैसे कैसे बनी उन्होंने ये बताया। अब सर आईएफआरएस आने का ऑब्जेक्टिव भी क्या है? वही जो अकाउंटिंग के डिस्प्यूट्स थे उनको दूर करना। तो उसका मीनिंग बताया गया, उसकी कमेटी बताई गई, उसकी एजम्पशंस बताई गई। यानी कि अब आप ये लर्न कर सकते हैं कि आईएफआरएस क्या है और आईएफआरएस के एजम्पशंस क्या है।
एक्रूअल एजम्पशन हम आपको पढ़ा चुके हैं अकाउंटिंग कंसेप्ट में, गोइंग कंसर्न पढ़ा चुके हैं, मेजरिंग यूनिट भी पढ़ा चुके हैं, और कांस्टेंट परचेजिंग पावर एजम्पशन अगर आपने पढ़ी है तो ठीक है, नहीं तो आप इसको रीड कर सकते हैं। यानी ये वाला वो टॉपिक है जो कि आपको और याद करना है। एजम्पशंस इन आईएफआरएस, ये आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, मीनिंग ऑफ आईएफआरएस और एजम्पशंस ऑफ आईएफआरएस। ओके, अब ये आईएफआरएस बेस्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या हैं, तो मेरे हिसाब से आपके काम की नहीं है। स्टेटमेंट ऑफ इनकम आपके काम की नहीं है। मेजरमेंट एलिमेंट ये भी ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आ गया सर डिफरेंस बिटवीन आईएफआरएस एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इन दोनों में अंतर क्या है। ओके, हमने इसको स्किप कर दिया। फिर यह बताया गया कि इंडिया और आईएफआरएस के बीच में संबंध क्या है, ये आपके काम का है। देखिए, इंडिया हैड टू ऑप्शंस, भारत के पास दो विकल्प थे। या तो भारत आईएफआरएस को अडॉप्ट कर लेता, मतलब बिना चेंज किए हुए फुल स्टॉप कॉमा तक एज इट इज ले लेता, लेकिन हिंदुस्तान ने कहा हम इतने मूर्ख थोड़ी ना है कि तुम्हारे बनाए हुए कानून डॉक्यूमेंट्स को अप्लाई करेंगे। तो या तो आप अडॉप्ट करो आईएफआरएस को, मतलब एज इट इज अपने देश में लगाओ, एज दे आर वैसे ही लगाओ, या फिर कन्वर्ज द इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इन लाइन विद आईएफआरएस, यानी कि भारत के जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स चले आ रहे थे उनको आईएफआरएस के साथ में मिलान करो। इट डिसाइडेड टू कन्वर्ज इट्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स विद आईएफआरएस, यानी भारत ने विकल्प नंबर 2 को ऑप्ट कर लिया। भारत ने कहा कि भाई आज तुम कह रहे हो कि आईएफआरएस लगाओ, हम तो कई सालों से इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को पढ़ के अपने यहां पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू करते हुए आ रहे हैं, कई सालों से करते आ रहे हैं। आज हम अपने एएस बंद नहीं करेंगे, हम अपने एएस को आईएफआरएस के साथ मिलान करना शुरू कर देंगे। तो यानी कि आपसे एग्जाम में यह पूछा जा सकता है कि इंडिया ने आईएफआरएस को अडॉप्ट किया या कन्वर्ज किया, या आपसे पूछा जा सकता है व्हाट डू यू मीन बाय कन्वर्जेंस ऑफ एएस विद आईएफआरएस, इसका मतलब क्या है। तो ये आप समझ गए। तो हमने ये बातें आपके लिए यहां पर नोट की हैं कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो हैं, जिनको हम आईएफआरएस बुलाते हैं, वो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। उनके बनाने के पीछे क्या कारण है, और इंडिया के पास दो विकल्प थे, या तो वो एज इट इज आईएफआरएस को अडॉप्ट कर लेते या वो इसको कन्वर्ज करते, यानी मतलब अपने एएस को इनके साथ मिलान करते, और इसी को इंडिया ने अप्लाई किया है। और हमने इसको लिखा है कि आईएफआरएस विद देसी फ्लेवर, यानी ये जो है मतलब आईएफआरएस तो है लेकिन उनमें हमने देसी तड़का जोड़ दिया है। इंडिया हैज ऑप्टेड सेकंड ऑप्शन एंड प्रिपेयर्ड देयर ओन स्टैंडर्ड्स बेस्ड ऑन आईएफआरएस एंड दे आर नोन एज इंड एएस। ओके, तो इंडिया के जो एएस हैं उनको हम क्या बोलेंगे, ये लाइन काट दो, उनको हम बोल रहे हैं इंड एएस। ध्यान से समझिए, इंड एएस, इसका मतलब एएस, आईएफआरएस और इंड एएस, तीन टर्म हो गई, 1, 2 और 3। आईएफआरएस से अब मुझे कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमारे देश में आईएफआरएस तो लगाए नहीं जा रहे। अब सर हमारे देश में दो हो गए, एक तो पहले से चले आ रहे थे एएस, और एक आईएफआरएस के साथ मिला के हमने इशू कर दिए इंड एएस। दो तरीके के आ गए। सर अब हमें कौन से लगाने हैं? तो वैसे तो बच्चे आपको इनमें से कुछ भी, एएस भी नहीं पढ़ना और इंड एएस भी नहीं पढ़ना, ये सीए वाले बच्चों को पढ़ने होते हैं, लेकिन हमें केवल इनके बारे में जानना है। तो अब ये कंफ्यूजन क्रिएट होती है कि एएस क्या है और इंड एएस क्या है। तो ये जो इंड एएस हैं ये कुछ सिलेक्टेड कंपनीज के ऊपर लगाए जाते हैं, बस अभी आपने ये जानना है। हर कंपनी पे नहीं लगाए जाते, कुछ लिमिटेड कंपनीज पे लगाए जाते हैं। तो हमने जब ये नोट्स बनाए हैं जो मैंने आपको स्क्रीन पर दिखाए हैं, इसमें मैं ये लिखना भूल गया, यहां पर ये पॉइंट ऐड करना भूल गया कि ये किन पर लगाए जाते हैं। तो हम आपकी बुक से हेल्प लेते हैं, बुक ने फिर से ये थ्योरी लिखी है, हटाओ इनमें से। अब आप ये वाला पोर्शन अपने पास नोट कर लीजिए कि आपको ये याद करना है। यहां लिखा हुआ है कि इंड एएस जो कि नोटिफाई किए जाते हैं, जिनके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे, वो कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल है। ये मेंबर्स के ऊपर एप्लीकेबल थे और ये कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल है। यानी एएस अब कंपनी के ऊपर नहीं लगेंगे, नॉन कंपनीज के ऊपर लगेंगे। पार्टनरशिप फर्म पे लग सकते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पर लग सकते हैं, मुझ पर लग सकते हैं। कंपनी के केस में अगर कंपनी लिस्टेड है, मतलब अगर कोई ऐसी कंपनी है जो भारत के स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है,
भारत के स्टॉक एक्सचेंज में उसके शेयर्स खरीदे और बेचे जाते हैं, तो उसके ऊपर एएस नहीं लगेगा, इंड एएस लगेगा। अगर कोई कंपनी अनलिस्टेड है जिसकी नेटवर्थ 250 करोड़ से ज्यादा है, तो उस पर इंड एएस लगेगा। अगर उसकी कैपिटल 250 करोड़ से कम है और उसको सीए की मोहर की जरूरत पड़ रही है, तो उस पर एएस लग जाएगा। यानी एएस और इंड एएस अलग हैं, इनकी एप्लीकेबिलिटी भी अलग है। ये कंपनीज पे लग रहे हैं। कौन सी कंपनीज पे? सभी कंपनीज पे नहीं लग रहे, कुछ कंपनीज पे लग रहे हैं। कौन सी कंपनीज पे लग रहे हैं वही आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। लिस्टेड कंपनी पे लग रहे हैं। अगर कंपनी लिस्टेड नहीं है तो अनलिस्टेड पे लग रहे हैं, लेकिन अनलिस्टेड में उसकी कैपिटल कम से कम 250 करोड़ से ज्यादा हो तभी लगेगी। अच्छा, या फिर जिन दो कंपनीज की हमने बात की, उन दोनों कंपनीज की होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, एसोसिएट और जॉइंट वेंचर कंपनी, इन सभी के ऊपर एएस लगेगा, इंड एएस लगेगा। और इसको छोड़ के जो कंपनी बच गई वो अपनी मर्जी से इंड एएस लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, नहीं तो उनके ऊपर एएस लगेगा। इसको मार्क कीजिए इंपॉर्टेंट थ्योरी के लिए। अब सर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंड एएस एंड एएस? ये कंफ्यूजन क्या है, इसको दूर करो। इंड एएस और एएस की कंफ्यूजन को दूर करो। तो यहां पर पढ़िए, बुक से आपके पास पढ़ने के लिए बहुत समय, यहां पढ़िए। जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उनको हम सिंपली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, गैप बुलाते हैं। और जो इंड एएस हैं उन्हें हम इंड एएस बुलाते हैं। ये दोनों अलग अलग हैं। एएस इशू कर रहा है काउंसिल ऑफ आईसीएआई विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। इंड एएस कौन इशू कर रहा है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिए, इसको आपने याद करना है। ठीक है जी, ये आपके काम का है। मैंने इसको हाईलाइट क्यों किया, ये आपके काम का है। ठीक है, इस फाइल को अगर आप नोट करना चाहेंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं इसको अपनी वेबसाइट के थ्रू आपको अवेलेबल करवा दूंगा। ठीक है जी, पढ़िए। इंड एएस आर नोटिफाइड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, यानी ये भारत सरकार का विभाग है जो केंद्र सरकार के अंदर काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। यानी इंड एएस को कौन नोटिफाई कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेयर्स, जो कि हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है। ठीक है, और ये इसके लिए एक रूल जारी करता है जिसको हम बोलते हैं कंपनीज इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स। यानी जो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है, ये एक रूल्स इशू करती है। कौन से रूल इशू करती है? कंपनीज इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स, और फिर इनकी हेल्प से वो नोटिफाई कर देती है इंड एएस। और जो कि एप्लीकेबल किन पर होंगे? उन कंपनीज पर होंगे जो कि हमने अभी आपको पढ़ाया था। अच्छा, ये जो एएस होते हैं ये मेंबर्स के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। यानी कोई अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट है जिसे अपनी मोहर लगानी है ना, उस पर एप्लीकेबल है। और ये जबकि कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल है। चार्टर्ड अकाउंटेंट जब मोहर लगाएगा तो ये देखेगा कि जिस रिपोर्ट्स पे मैं मोहर लगा रहा हूं क्या उन्होंने एएस को फॉलो किया है। अगर वो कंपनी है तो कंपनी वाले एएस को फॉलो किया है, और अगर वो नॉन कंपनी है तो सिंपल वाले एएस को फॉलो किया या नहीं किया। अगर फॉलो नहीं किया तो अपनी रिपोर्ट में लिख देगा जिन्होंने फॉलो नहीं किया। ठीक है, नाउ फिर ये लिखा है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो होते हैं वो रूल बेस्ड होते हैं, जबकि इंड एएस जो है वो प्रिंसिपल बेस्ड होते हैं। ये एक पॉइंट ऐसा है, रूल का मतलब होता है कि हम उनको बता देते हैं आपने ऐसा करना है, और प्रिंसिपल बेस्ड का मतलब होता है कि हम उनको गाइडलाइंस दे देते हैं कि आपने इन गाइडलाइंस के अंदर काम करना है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस थोड़ा आपको गहराई से समझना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा कि वो क्या कहना चाहता है। वो कहना चाहते हैं एक प्रिंसिपल होता है, एक ब्रॉड गाइडलाइंस दे देना। जैसे कि मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मान लो आपकी टीचर ने कहा कि बच्चे जब आप एग्जाम में आंसर लिखेंगे तो हेडिंग को ना एक अलग रंग के पेन से लिख देना, और बाकी का मैटर एक अलग रंग के पेन से लिख देना, यानी दो अलग अलग कलर लिख देना। ये हो गया प्रिंसिपल, उन्होंने बताया। रूल बेस्ड होता है कि स्पेसिफिक कर देना। रूल बेस्ड का मतलब वो ये कहते हैं कि भैया आपको ना रेड कलर से हेडिंग लिखनी है और मैटर आपको ब्लू कलर से लिखना है। ये हो गया रूल, मतलब उन्होंने आपको और ज्यादा सीमित कर दिया, एग्जैक्टली बता दिया भाई यही करना है। गाइडलाइंस दी तो वो प्रिंसिपल बेस्ड है, और स्पेसिफिक कर दिया तो रूल बेस्ड है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा हो सकता है उन्हें लगे कि भाई मैनिपुलेशन हो जाएगी,
फलाना सेक्शन की टीचर अपने बच्चों को बोलेगी तुम सब ना एक हाइलाइटर से हाईलाइट कर देना। अगर आपने प्रिंसिपल बताया और पूरे स्कूल का एग्जाम हो रहा है तो हो सकता है दूसरी टीचर प्रिंसिपल को शिकायत करे कि भाई ये टीचर जो है ना अपने बच्चों को कह सकती हैं कि ना आप एक कोड लगा दो, हेडिंग के ऊपर आप हाईलाइट कर देना, और जहां पेपर चेक होने जाएंगे वहां हम ये बता दें कि जिसपे हाईलाइट हुआ ना समझ लेना मेरे बच्चे नंबर ज्यादा दे देना। मैनिपुलेशंस की वजह से ऐसा होता है। कई बार सरकार प्रिंसिपल बेस्ड चलती है, कई बार रूल बेस्ड भी चल सकती है। ठीक है, तो बस अब हम जल्दी ही क्लास खत्म करेंगे, थोड़ी सी आपको पेशेंस रखनी है। फिर लिखा हुआ है यहां पर मुझे दिखाई दे रहा है कि एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंड एएस किन पर है, वो कंपनीज के ऊपर है जो कि स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड हैं, और जो लिस्टेड नहीं है अगर उनकी नेटवर्थ 250 करोड़ या उससे ज्यादा है। बाकी की कंपनीज वॉलंटरली अपनी इच्छा से इंड एएस फॉलो कर सकती है, तो ये आपको याद करना है। इंड एएस विल ऑल्सो अप्लाई टू होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, एसोसिएट और ज्वाइंट वेंचर कंपनी। एक कंपनी है एक्स और उसको कंट्रोल करती है कंपनी वाई, मतलब एक बड़ी कंपनी छोटी छोटी कंपनियों में पैसा लगा सकती है और उससे कंट्रोल कर सकती है। अगर इसके ऊपर इंड एएस एप्लीकेबल है तो इसके ऊपर भी इंड एएस एप्लीकेबल है। अगर इसके ऊपर इंड एएस एप्लीकेबल है तो फिर इसके ऊपर भी इंड एएस एप्लीकेबल है। सब्सिडरी और होल्डिंग, ये होल्डिंग है, ये सब्सिडरी है। गवर्नमेंट कहती है कि अगर होल्डिंग पे इंड एएस लग गया तो सब्सिडरी पे लग गया, और अगर सब्सिडरी पे लग रहा है तो होल्डिंग पे लग गया। और अगर इस होल्डिंग कंपनी ने इसकी साथ में एक एसोसिएट कंपनी है, मिलके कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उस पे भी लग गया। ठीक है, जॉइंट वेंचर मतलब कोई पार्टनर कंपनी है, उस पे भी लग गया। नाउ अब एक बात और आती है, वो ये कि ये जो इंड एएस हैं ये कितने हैं। तो क्या आपको पता है एएस कितने हैं? हमने कहा था कि सर टोटल एएस थे 32, जिसमें से 5 एप्लीकेबल नहीं हो रहे हैं, तो टोटल 27 एएस इफेक्टिव है। सवाल ये उठता है कि सर इंड एएस कितने हैं, ये बताइए। हमारी बुक का कहना है कि सो फार नंबर ऑफ इंड एएस इशूड एंड नोटिफाइड अंडर द कंपनीज एक्ट आर 40, लिस्ट ऑफ विच आर गिवन हियर अंडर। उन्होंने कहा फिर से स्कैन कर लो। बेटे मैंने आपको यह बताया कि मेरे पास जो एडिशन है वो 2019 का है, तो मेरे पास क्योंकि 2019 का एडिशन है और अभी तक नया एडिशन आया नहीं है, तो इसमें लिखे हुए हैं कि देयर आर 40 इंड एएस। ठीक है सर, 2020 का एडिशन अभी तक बाजार में आया नहीं है, मेरे पास आज तक नहीं है, आपके पास हो तो मैं नहीं कह सकता। ठीक है, क्योंकि कोरोना की वजह से एग्जाम एमसीक्यू टाइप हो जाएंगे तो बहुत परेशानी आने वाली है। क्यों सर, कितने इंड एएस हैं? तो इंड एएस टोटल हो गए 41, लेकिन 41 के 41 इफेक्टिव नहीं है। हो सकता है कि आप मार्केट की कोई और बुक देखो और आप वहां पर देख लो कि सर 41 इंड एएस दिए हुए हैं, ये बुक ज्यादा एडवांस्ड है, इस बुक में करेक्ट है, टीएस ग्रेवाल में गलत है। ऐसा हो सकता है आपके मन में बातें आ जाए, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। एज ऑन टुडे, यानी आज मैं जो रिकॉर्डिंग कर रहा हूं 29/5/2020, 29/5/2020, टोटल इंड एएस है 41, जिसमें से 2 विड्रॉ कर लिए गए हैं, तो इसका मतलब इफेक्टिव हैं 39। अब सर ये बुक से मैच नहीं करता, हमारी टीचर काट देंगी, वो कहेंगे किससे पढ़ के आते हो तुम। तो अब मैं क्या करूं, मैं तो आपको वही दिखाऊंगा जो सही है। तो ये मैंने अपने पास स्क्रीन पर ब्राउजर खोला और ब्राउजर के ऊपर मैंने लिखा इंड एएस नोटिफाइड बाय एमसीए, तो मेरी इस पे आ गया इंड एएस नोटिफाइड बाय एमसीए। मैंने इसको सिलेक्ट किया तो मेरी साइट के ऊपर ये 2 हेडिंग आ रही हैं, mca.gov.in, यानी ये भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की ऑफिशियल साइट है। ये मैंने एक दूसरे टैब में खोली और ये भी मैंने दूसरे टैब में खोली। ओके, पहले वाली टैब में ये नाम लिखे हुए आ रहे हैं कि हमारे पास ये इंड एएस हैं। ठीक है, आइए इसको काउंट करते हैं। यहां से देखिए, यहां लिखा हुआ है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंड एएस 101, 101, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 तक की लिस्ट आ रही है, यानी 15 पूरे हो गए। बोलो 15 के बाद हम काउंट करते हैं 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29।
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 और लास्ट में 39 आपको दिखाई दे रहा है। 39 इसका मतलब ये कि हमारी बुक में तो वो कह रहे हैं कि स्कैन करो, तो आपको स्कैन करके देखना पड़ेगा कि उन्होंने कौन सी लिस्ट दी हुई है। तो उन्होंने 40 दिया हुआ है, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। मुझे लगता है कि उनकी लिस्ट में ये 115 वाला जो है ना, रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स विद कस्टमर्स, ये वाला मिसिंग होगा। तो ये नया आने से कितने हो गए? 41। कुछ बुक्स में 41 दिया होगा, वो भी गलत होगा, क्योंकि इसके आने की वजह से 2 विड्रॉ हो गए। पहले कितने थे? 40, एक नया आ गया 115, हो गए 41, लेकिन इसके आने की वजह से 2 इंड एस विड्रॉ हो गए, यानी हो गए कि 39। अब आप कहोगे सर मैं आपकी बात नहीं मानता, तो मैंने कहा मैं आपको तभी तो ये वेबसाइट पर लाया हूं। अब वेबसाइट पे जब हम गए तो ये दूसरा उसी गवर्नमेंट की वेबसाइट पर बताती है कि सरकार नियम में, रूल्स में टाइम टू टाइम चेंज करती है। तो अगर हम बात करें 1 अप्रैल 2016 की, तो कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंड एस थे? यहां क्लिक करेंगे तो पता चलेगा। जब आप इस पे क्लिक करेंगे 17 को कितने थे तो आपको पता चलेगा। तो मैंने 17 पे क्लिक किया। 17 पे काउंटिंग शुरू हुई, 101, 102, 103, 106 तक गई, 1012 तक गई, और यहां आ रही है 1015 तक आई। ठीक है, यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपको एक तो ये इंड एस 11 नजर आ रहा है, ये नजर आ रहा है, हाँ, और एक आपको इंड एस 18 नजर आ रहा है। ठीक है सर, अब हम चलते हैं, ये बात तो 2017 की है। इसके बाद भी मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेयर्स ने नई अमेंडमेंट दी थी 1 अप्रैल 2018 को। उसके बाद कोई नई अमेंडमेंट हमारे पास नहीं आई, यहां चेक कर सकते हो आप। 16, 17, 18 के बाद अभी तक 2020 तक, आज तक कोई नई नहीं आई, तो ये लेटेस्ट हो गई। तो जब हमने इसको ओपन किया, यहां पर लिस्ट नीचे से शुरू हो रही है, 41, 40, 38 उल्टी चल रही है। ठीक है, इसमें जब हम आते हैं तो यहां पर आप देखोगे इंड एस 18 नहीं आ रहा, मतलब विड्रॉ हो गया। और इसी तरीके से नीचे आए तो इंड एस 11 भी नहीं आ रहा, वो भी विड्रॉ हो गया। यानी अगर कोई बुक कहती है कि इंड एस 41 है, तो वो नीचे लिस्ट दे रही होगी, उसकी लिस्ट में पक्का पक्का आ रहा होगा इंड एस 11 और इंड एस 18। और मैं आपको लिख के देता हूं कि मेरी वीडियो सुनने के बाद में वो ऑथर ये करेक्शन करेंगे और 2 हटाएंगे। यानी 2020 एडिशंस के अंदर आपको लिस्ट के अंदर ये 2 इंड एस दिखाई देने वाले हैं। तो मैं आपको एक ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि कई बार टीचर अपना बताती हैं, तो आप भी उनको कुछ बता सकते हैं कि सर हमारे पेरेंट्स ना सीए हैं, मेरे भैया सीए थे, उन्होंने बताया, वो सीए में पढ़ रहे थे कि 2 इंड एस ना हट गए हैं। 39 इफेक्टिव है, टोटल 41 है, इफेक्टिव 39 है, 40 भी नहीं है, टोटल 41, 2 विड्रॉन, टोटल इफेक्टिव 39। और अगर आपकी टीचर कहे नहीं तो बोलना, उन्होंने हमें साइट पे दिखाया था, चेक कर लो। मतलब अगर आप कहीं ट्यूशन पढ़ते हैं और ट्यूशन टीचर आपको बताता है कि मैं इस इंडस्ट्री का लीडर हूं और सबसे ज्यादा नॉलेजेबल हूं, तो मैं आपको बता दूं ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, खैर, तो मैंने आपको बताया कि एएस, इंड एएस, आईएफआरएस का क्या आपस में इनका मतलब होता है। कुछ कुछ आपको समझ में आया होगा, कुछ कुछ चीजें आप धीरे धीरे समझ जाएंगे। किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, ये एक बड़ी प्रॉब्लम होती है जो कि बुक अच्छे से डिफाइन कई बार नहीं करती है। तो मैंने आपको लगभग बता दिया कि किस तरीके के क्वेश्चन आप उम्मीद कर सकते हो। यहां पर एएस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन, जैसे यहां पर आ रहे हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को ब्रीफली बताइए, उसके ऑब्जेक्टिव्स बताइए, ये सब आप बता पाएंगे। आईएफआरएस आप समझ गए हैं, और ये क्वेश्चन है आपको रटना पड़ सकता है। इंड एएस क्या है, ये दिए हुए हैं। अब इंड एएस या एएस की लिस्ट आपको याद करने की जरूरत नहीं है, तो मेरे ख्याल में वो आपके लिए सफिशिएंट है। और ये जो हमने आपके लिए छोटे से नोट्स बनाए हैं, अगर आपको हेल्प करें तो कर लीजिएगा, अदरवाइज अपने नोट्स बनाना चाहें तो बना लीजिएगा। ये हम वेबसाइट पर अपलोड कर देंगे, आप वहां से डाउनलोड कर पाएंगे। चलिए, थोड़ी क्लास लंबी होगी, क्षमा चाहूंगा। टाटा, बाय बाय, सी यू।